भारत में मॉनसून एक महत्वपूर्ण मौसम संबंधी परिघटना है जिसका प्रभाव भारतीय कृषि, जल संसाधनों के प्रबंधन और भारत की जलवायु पर व्यापक रूप से देखने को मिलता है। अगर मॉनसून के बारे में पहले से ही सही जानकारी हो, तो भारत सरकार कई तरह की आकस्मिकताओं के प्रति तैयार हो सकती है, उनके प्रति योजनाओं का निर्माण कर सकती है, उनका समाधान पहले से ही सोच सकती है। इसलिए भारत में मॉनसून का पूर्वानुमान विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत में मॉनसून के पूर्वानुमान की शुरुआत 1877 से ही हो गई थी। 1875 में भारत मौसम विज्ञान विभाग की शुरुआत हुई और 1877 से नियमित रूप से भारत में मॉनसून पूर्वानुमान किए जाते हैं। भारत में मॉनसून के पूर्वानुमान के कई मॉडल विकसित हो चुके हैं। आज हम इन्हीं मॉडलों पर बात करने जा रहे हैं। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सामान्य जानकारी हासिल कर लेते हैं। ये टॉपिक चर्चा में इसीलिए आया है क्योंकि हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने ये कहा है कि भारत में जो मानसून वर्ष 2025 में रहने वाला है, ये लॉन्ग पीरियड एवरेज यानी जो औसत दीर्घकालिक वर्षा होती है भारत में, उसके 105% का रहने वाला है। यानी भारत में मानसून एवरेज से बेहतर होने वाला है। लॉन्ग पीरियड एवरेज का मतलब समझ लेते हैं। लॉन्ग पीरियड एवरेज का मतलब क्या होता है? सामान्यतः ये औसत वर्षा को रिफ्लेक्ट करता है और लॉन्ग पीरियड एवरेज में सामान्यतः 30 से 50 वर्ष शामिल किए जाते हैं। इसका मतलब आप एक उदाहरण के माध्यम से समझ लीजिए। मान लिया भारत में जो लॉन्ग पीरियड एवरेज है 1971 से वर्ष 2020 तक, ये माना जाता है कि भारत में जो औसत वार्षिक वर्षा है वो कितनी हुई है? वो हुई है लगभग 87 सेंटीमीटर। तो ये माना जाता है अगर इसका प्लस माइनस 10% बारिश होती है तो वो उसको नॉर्मल बारिश माना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर भारत में 87 सेंटीमीटर के 86% से लेकर के 104% के बराबर बारिश होती है, भारत में ये माना जाता है, तो वो नॉर्मल बारिश के अंतर्गत काउंट होगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि वर्ष 2025 में जो भारत में बरसात होगी, वो दीर्घकालिक औसत के 105% के बराबर होने वाली है। यानी भारत में अगर वर्षा होगी तो वो लगभग 91.35 के आसपास रहने वाली है। 91.35 सेंटीमीटर के आसपास रहने वाली है। यानी भारत में मानसून ठीक रहने वाला है और बेहतर रहने वाला है। ये एक अनुमान लगाया है भारत मौसम विज्ञान विभाग ने। तो इससे भारत सरकार कई तरह की आकस्मिकताओं के प्रति तैयार हो सकती है, कई प्रकार के अनुमान लगा सकती है कि भारत में फसल का उत्पादन बेहतर होगा या कम होगा और उसके हिसाब से अपनी योजनाएं बना सकती है। इसका फायदा सबसे ज्यादा ये होता है। ये पूरी घोषणा कौन करता है, पूर्वानुमान कौन करता है? आईएमडी करता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट करता है, भारत भारत मौसम विज्ञान विभाग करता है, जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी। 1876 से लेकर के 1878 में दक्कन के भाग में, दक्कन प्रायद्वीपीय भाग में फसल खराब होने के कारण एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा और जिसका प्रभाव भारत में 1887 के दौरान देखने को मिला। तभी से एक जरूरत महसूस हुई कि अगर हम वर्षा का पूर्वानुमान पहले से ही कर लेंगे और भारत में 70% वर्षा किसके माध्यम से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के माध्यम से होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून का समय क्या है? जून से सितंबर तक। मॉनसून के 2 भाग हैं। एक तो जब मॉनसून आता है, जून में प्रवेश कर जाता है केरल के रास्ते, केरल जून के पहले सप्ताह में केरल में प्रवेश कर जाता है मॉनसून और सितंबर तक पूरे भारत में फैल जाता है। इसको हम कहते हैं दक्षिण पश्चिम मॉनसून, क्योंकि इसकी दिशा दक्षिण से पश्चिम की दिशा की ओर होती है। इस प्रकार से इसकी दिशा होती है। दक्षिण दिशा से और पश्चिम दिशा से इसकी दिशा इस प्रकार होती है, इसलिए इसको दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। फिर जो लौटता हुआ मानसून है वो इस प्रकार से आता है, इस प्रकार से लौटता है, तो उसको उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं और इसका जो समय होता है वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का होता है और इसके माध्यम से तमिलनाडु की तट पर नवंबर, दिसंबर में आपको भारी वर्षा भी कई बार देखने को मिलती है। इसको हम उत्तर पूर्वी मानसून या लौटता हुआ मानसून कहते हैं। भारत में इसी मानसून के माध्यम से 70% बरसात हो जाती है। तो जब 1876 से 1878 के दौरान अकाल पड़ा, जिसका प्रभाव 1877 में महसूस किया गया, तो ये एक जरूरत महसूस हुई कि भारत में वर्षा के पैटर्न के बारे में पहले से पूर्वानुमान हो तो ये सही होगा और इसलिए वर्षा के पैटर्न के बारे में जो पूर्वानुमान की शुरुआत हुई वो कब से हुई? दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में वो 1877 से होती है। आईएमडी की स्थापना के 2 वर्ष बाद ये शुरुआत हो जाती है। इसमें विशेष रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका रही एक ब्रिटिश मौसम विज्ञानी की, हेनरी फ्रांसिस ब्लैनफोर्ड ने, और उन्होंने सबसे पहले
हिमालयी हिमावरण और मानसून वर्षा के बीच एक संबंध निकालने का प्रयास किया, संबंध निकाला और उसे इनवर्स रिलेशनशिप के रूप में परिभाषित किया, एक उल्टे संबंध के रूप में परिभाषित किया। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि अगर हिमालय क्षेत्र में बर्फ और हिम का आवरण ज्यादा होता है, तो मानसून कमजोर होगा और अगर हिमालय क्षेत्र में बर्फ और हिम का आवरण कम होता है, तो मानसून प्रबल होगा। ये एक पूर्वानुमान इन्होंने अभिव्यक्त किया, इन्होंने बताया हेनरी फ्रांसिस ब्लैनफोर्ड ने। 1886 में भारत और बर्मा के लिए पहला दीर्घकालिक मॉनसून पूर्वानुमान दिया गया। दीर्घकाल की हमने बात कर ली है। जो लॉन्ग पीरियड एवरेज होता है, सामान्यतः 30 से 50 वर्षों का एक औसत निकाल लिया जाता है कि वर्षा का इस क्षेत्र में इतनी वर्षा होगी। जैसे भारत में 1971 से वर्ष 2020 तक एक औसत वर्षा का निकाला हुआ है कि 87 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होगी। इसके बाद सर जॉन एलियट ने स्थानीय मौसम और भारतीय महासागर की स्थितियों को जोड़ करके अपने पूर्वानुमानों को और विस्तृत किया। लेकिन वो भी, इनका जो पूर्वानुमान था सर जॉन एलियट का, वो सूखे की सही भविष्यवाणी नहीं कर सका और इसलिए जरूरत महसूस हुई कि मौसम के पूर्वानुमान में और विशेष तौर से मानसून के पूर्वानुमान में एक बेहतर स्थिति प्राप्त करने के लिए एक नए प्रकार के मॉडल को विकसित करने की आवश्यकता है। और इसलिए सर गिलबर्ट वोकर ने वैश्विक वायुमंडलीय दबाव प्रणालियों पर आधारित 28 संकेतक पहचाने, जिसके आधार पर वो मॉनसून के पूर्वानुमान की घोषणा करने में सक्षम हो सके। और जब हम वैश्विक वायुमंडलीय दबाव प्रणाली कहते हैं, तो आप जानते हैं ये दो प्रकार की दबाव प्रणाली होती है, एक उच्च दबाव प्रणाली और एक है निम्न दाब प्रणाली। तो उच्च दाब वायु प्रणाली और निम्न दाब वायु प्रणाली, जब किन्हीं क्षेत्रों में तापमान उच्च होता है, तापमान बढ़ता है, तो वहां पर निम्न दाब वायु प्रणाली का निर्माण होता है और जब तापमान कम रहता है, तो वहां पर उच्च दाब वायु प्रणाली का निर्माण होता है। और सामान्यतः जो हवाओं की दिशा होती है, वो उच्च दाब वायु प्रणाली से निम्न दाब वायु प्रणाली की तरफ होती है। तो इसी के आधार पर उन्होंने 28 संकेतक पहचाने, जिसके आधार पर वो वर्षा का एक पूर्वानुमान करने में सक्षम हुए। वोकर ने सदर्न ऑसिलेशन की पहचान की, जिसे बाद में एल नीनो से भी जोड़ा गया। सदर्न ऑसिलेशन क्या है? जो प्रशांत विषुवतीय प्रशांत महासागर है, उसके पूर्वी हिस्से और उसके पश्चिमी हिस्से में तापमान के बढ़ने, असामान्य रूप से बढ़ने और घटने की घटना को आप सदर्न ऑसिलेशन के रूप में परिभाषित करते हैं, जिसके दो चरण होते हैं, एक एल नीनो, एक ला नीना। एल नीनो में पूर्वी विषुवतीय प्रशांत महासागर में तापमान असामान्य रूप से अधिक हो जाता है। यानी जब तापमान असामान्य रूप से अधिक हो जाएगा, तो हवा का पैटर्न, यहाँ पर जो हवाएं होगी वो क्या होगी? समुद्री सतह का तापमान असामान्य रूप से अधिक हो जाएगा, तो यहाँ पर निम्न वायु दाब का निर्माण होगा। और निम्न वायु दाब का निर्माण होगा तो हवाओं का पैटर्न किस प्रकार से हो जाएगा? हवाएं इसकी तरफ इस प्रकार से चलेंगी। एल नीनो के दौरान हवाएं इस प्रकार से चलेंगी। और ला नीना में क्या होगा? ला नीना में जो पश्चिमी विषुवतीय प्रशांत महासागर है, उसमें तापमान असामान्य रूप से अधिक हो जाएगा और पूर्वी विषुवतीय प्रशांत महासागर में तापमान असामान्य रूप से कम हो जाएगा। इसलिए हवाओं की दिशा इस प्रकार से हो जाएगी। तो ये दो एल नीनो और ला नीना की घटना है जो सदर्न ऑसिलेशन से जुड़ी हुई है। वोकर ने इस घटना को भी मॉनसून पर विशेष रूप से मॉनसून पर प्रभाव डालने वाली घटना के रूप में ऐड किया, सर गिलबर्ट वोकर ने। और भारत को 3 उप क्षेत्रों में उनके द्वारा बांटा गया, एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र, एक पूर्वोत्तर और उत्तर पश्चिम भारत। और इसी के आधार पर उन्होंने अपने पूर्वानुमान अभिव्यक्त किए। ये जो मॉडल था सर गिलबर्ट वोकर का, ये स्वतंत्रता के बाद भी अपनाया गया और 1987 तक ये काम करता रहा। लेकिन समय के साथ ये समझा गया कि इसमें कई इस प्रकार के संकेतकों का, इंडिकेटर्स का इस्तेमाल हो रहा है, जो समय के साथ अपना महत्व खो चुके हैं और इसलिए एक नए मॉडल की आवश्यकता महसूस हुई। और हमारे सामने तब आता है एक गोवारिकर मॉडल। 1988 में वसंत गोवारिकर के द्वारा ये दिया गया और इन्होंने 16 वायुमंडलीय तत्वों के आधार पर, या आप कह सकते हैं 16 वायुमंडलीय पैरामीटर्स के आधार पर एक नया मॉडल विकसित किया। शुरुआत में इस मॉडल को सफलता मिली, लेकिन धीरे धीरे कुछ तत्वों ने, कुछ पैरामीटर्स ने अपनी प्रासंगिकता खो दी, अपनी जो सांख्यिकीय एक प्रकार से सटीकता है उसमें कमी आई। और ये जो मॉडल है, ये वर्ष 2002 के भयंकर सूखे की भविष्यवाणी करने में असफल रहा और इसके कारण इसकी विश्वसनीयता पर भी एक प्रश्न चिन्ह लग गया। इसके बाद हमारे सामने दो नए मॉडल आए।
जो कि कई प्रकार की सांख्यिकीय सुधारों पर केंद्रित थे। वर्ष 2003 में 2 नए मॉडल, एक मॉडल 8 पैरामीटर्स पर आधारित और दूसरा मॉडल 10 पैरामीटर्स पर आधारित था और इसमें 2 चरणीय पूर्वानुमान प्रणाली अपनाई गई। यानी जो पूर्वानुमान किया जाएगा, ये 2 चरण में किया जाएगा। एक पूर्वानुमान पहले किया जाएगा और उसके बाद कुछ समय के बाद फिर से पूर्वानुमान करने की कोशिश की जाएगी ताकि बेहतर जानकारी लोगों को मुहैया कराया जा सके, मानसून के बारे में, मौसम के बारे में। वर्ष 2007 में SEFS यानी स्टैटिस्टिकल एन्सेम्बल फोरकास्टिंग सिस्टम शुरू किया गया। इसमें अप्रैल और जून में 2 पूर्वानुमान दिए जाते हैं। अधिक सटीकता के लिए 8 पैरामीटर्स के स्थान पर 5 पैरामीटर और 10 पैरामीटर के स्थान पर 6 पैरामीटर का इस्तेमाल इस मॉडल के अंतर्गत किया गया ताकि ओवरफिटिंग ना हो। ज्यादा पैरामीटर का इस्तेमाल करने से कहीं हमारे पूर्वानुमानों में गड़बड़ ना हो जाए कि हम ऐसी चीजों को भी अपने पूर्वानुमान में शामिल कर रहे हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए पैरामीटर्स की संख्या को घटाया गया सटीकता को बढ़ाने के लिए। एन्सेम्बल तकनीक का उपयोग करके सभी संभावित पूर्वानुमानों को मिलाकर के एक औसत और मजबूत पूर्वानुमान बनाए जाने की बनाने की कोशिश की गई। वर्ष 2007 से वर्ष 2018 के दौरान जो मौसम पूर्वानुमान, मॉनसून पूर्वानुमान में जो औसत त्रुटि है, वो केवल 5.95% थी, जो पहले की तुलना में कहीं बेहतर स्थिति को प्रकट करती है। लेकिन इसके बावजूद भी लगातार कोशिश की गई कि मॉडल को और बेहतर किया जाए और नवीन मॉडल की आवश्यकता लगातार महसूस की गई, तो नवीन मॉडल हमारे सामने आए भी। वर्ष 2012 में मॉनसून मिशन कपल्ड फोरकास्टिंग सिस्टम शुरू हुआ, जो महासागर, वायुमंडल और जमीन के आंकड़ों को जोड़ करके पूर्वानुमान देता है। वर्ष 2021 में मल्टी मॉडल एनसेम्पल सिस्टम लागू किया गया, जिसमें भारत समेत वैश्विक जलवायु जो केंद्र है, उसके भी मॉडलों को शामिल किया गया ताकि बेहतर तरीके से मौसम की मॉनसून की फोरकास्टिंग की जा सके, भविष्यवाणी की जा सके। इसका परिणाम ये रहा कि वर्ष 2007 से लेकर के वर्ष 2014 के बीच औसत पूर्वानुमान त्रुटि जो है वो 21% तक घटी और हाल के 4 वर्षों, वर्ष 2021 से वर्ष 2024 के अप्रैल पूर्वानुमान में हमने देखा कि जो त्रुटि है, सामान्यतः किसी परिघटना का, मौसम का पूर्वानुमान से संबंधित, उसमें केवल 2.27% का ही विचलन देखने में आया। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने हमने पूर्वानुमान किए, उसमें औसत रूप में केवल हमारे अनुमान में जो त्रुटि हुई या मौसम के पूर्वानुमान में जो विचलन आया, वो केवल 2.27% का ही रहा, जो कि एक बेहतर सटीक स्थिति को प्रकट करता है। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि इसमें भी सुधार करने की आवश्यकता है। अगर हम अपने डायनेमिक मॉडल में और सुधार करें, तो उसमें कई चीजों को शामिल किया जा सकता है, जैसे एल नीनो, सदर्न ऑसिलेशन जैसे वैश्विक कारकों को बेहतर तरीके से टैली करने की आवश्यकता है, ताकि हम मौसम पूर्वानुमान, विशेष रूप से मानसून के पूर्वानुमान की बेहतर स्थिति को प्राप्त कर सके और भारत सरकार किसी भी आकस्मिकता के प्रति पहले से तैयार हो सके, उसके प्रति पहले से ही रणनीति का विकास कर सके, जिससे किसानों को या मौसम पर आधारित जो भी अन्य काम करते हैं, विशेष रूप से फसल ही प्रभावित होती है मानसून से, तो अगर मानसून का पूर्वानुमान पहले से बेहतर तरीके से होगा, तो भारत में कृषि उत्पादन कितना होना जा रहा है, कौन-सी फसल का उत्पादन पर कितना प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, इसके बारे में पहले से अनुमान होंगे और भारत सरकार पहले से ही अपनी रणनीति उन समस्याओं के समाधान के लिए विकसित कर सकती है। इसके ये सबसे बड़े फायदे हैं। अब इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। सूचना ये है कि दृष्टि लर्निंग ऐप को अपग्रेड कर दिया गया है। अपग्रेड किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। अब आप अपग्रेडेड दृष्टि लर्निंग ऐप में 3 महत्वपूर्ण फीचर पाएँगे। एक महत्वपूर्ण फीचर है एआई समरी। एआई समरी क्या है? आपके लंबे-लंबे लेक्चर्स होते हैं। इन लेक्चर्स को आपको बिंदु फॉर्म में प्राप्त करके उनका रिवीजन करना बेहद ज़रूरी होता है। इसलिए एआई समरी के माध्यम से आप अपने लंबे-लंबे लेक्चर्स को बिंदु फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं और उसका तेज़ी से रिवीजन भी कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो फीचर है, दूसरा फीचर क्या है? दूसरा फीचर है एआई क्विज़। आपका लेक्चर चल रहा है, उसी पर आधारित प्रश्न आपके सामने आएँगे, आप उनका उत्तर दीजिए और आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि कितना लेक्चर आप समझ रहे हैं। तीसरा फीचर क्या है? आस्क मी अ क्वेश्चन, मुझसे कोई भी प्रश्न पूछें। इसका मतलब है कि जो भी लेक्चर आपका चल रहा है, अगर किसी भी तरह का कोई संशय आपके मन में आता है, तो आप प्रश्न पूछिए, तुरंत उसका उत्तर मिलेगा। ये एक तरह की रियल टाइम प्रश्नोत्तर सुविधा है। तो
तुरंत डाउनलोड कीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप और अपनी ISGS फाउंडेशन ऑनलाइन कोर्स की तैयारी को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। अब आपके लिए प्रश्न है भारत में मानसून पूर्वानुमान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आपके सामने ऑप्शन है 1877, 1886, 1904 या 1988। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।